का प्रयास करेंगे। बेटा देखिए, जो नेचुरल रबर होता है ना, वो आपका क्या होता है, जो नेचुरल रबर होता है वो आपका पेड़ों से मिलने वाला एक लैटाइसिस होता है, बराबर है। जो रबर प्लांट होते हैं उसके बार्क ऑफ द ट्री से मिलने वाला एक लैटाइसिस होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रबर। पर नेचुरल रबर में उतना इलास्टिक नेचर नहीं रहता है या उसका उतना टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो उसको एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल रबर में सल्फर को ऐड करते हैं। और सल्फर को ऐड करके उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करके हम क्या करते हैं, उस नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टी है उसको एनहांस कर देते हैं, जिससे वो रबर फिर हम अलग अलग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मोटर के पहिए बनाने हैं, बराबर, टायर्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ नथिंग बट दी वल्कनाइज्ड रबर। तो ये जो वल्कनाइज्ड रबर है ये कैसे मिलता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, नेचुरल रबर को आप हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, और एक्सेलेटर रहता है जैसे ZBX, एक एक्सेलेटर रहता है ZBX। ZBX को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट दी जिंक ब्यूटिल ज़ैनेट, जिंक ब्यूटिल ज़ैनेट, बराबर है, ज़ैनथेट, जिंक ब्यूटिल ज़ैनथेट is nothing but the ZBX. This is a एक्सेलेटर। ये जो एक्सेलेटर होता है वो वल्कनाइज रबर की रिएक्शन को एक्सेलेरेट कर देता है। या फिर आप अगर ये नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप सल्फर यूज़ करोगे, बराबर है, और उसको हीट करोगे स्ट्रांगली नेचुरल रबर को, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वल्कनाइज रबर मिलता है। तो जो हीटिंग होती है वो आपको लगभग 373 केल्विन से लेकर 415 केल्विन तक करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन रबर में क्या होता है, जो क्रॉस लिंकिंग होती है रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड, तो क्रॉस लिंकिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है और उससे क्या हो जाता है, रबर आपका ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। ठीक है, उसके बाद आपको कितना परसेंटेज ऑफ सल्फर इसमें यूज़ करना पड़ता है। तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रबर बैंड, अगर आप रबर का बैंड बना रहे हो, बराबर है, जो इलास्टिक नेचर का होता है, अगर आप रबर बैंड मिला रहे हो तो उसमें आप सल्फर यूज़ करोगे 1 to 3%। तो फॉर मेकिंग रबर बैंड the percentage of sulfur is the percentage of sulfur is 1 to 3%। यानी आपको सल्फर सिर्फ उसमें इतना ऐड करना पड़ता है तो आप रबर बैंड बना सकते हो, बराबर है। और अगर आपको रबर बैंड नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, टायर का रबर बनाना है, तो आपको टायर का रबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टायर रबर मीन्स टायर रबर बनाना है तो आपको जो परसेंटेज है सल्फर का वो 3% से लेकर 3 to 10% ये आपको रखना पड़ेगा फॉर टायर रबर। ठीक है, अगर टायर रबर बनाना है तो आपको 3 से लेकर 10% तक उसमें सल्फर आपको ऐड करना पड़ेगा वल्कनाइज रबर में। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरी बनाना है, बैटरी के लिए बनाना है, बैटरीज केस, जो बैटरीज केसेस होते हैं उसके लिए आपको अगर रबर यूज़ करना है तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ सल्फर रहेगा वो 20 to 30% रहेगा। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैटरी केसेस, वी हैव टू यूज 20 to 30% ऑफ सल्फर इन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इज इट क्लियर? तो आपको व्हाट इज मीन बाय वल्कनाइजेशन ऑफ रबर ये भी समझा। और वल्कनाइजेशन रबर में आप क्या करते हो, नेचुरल रबर को सल्फर के साथ मिला के स्ट्रांगली हीट करते हो। अब उसको अच्छा से इन्हांस करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को आप उसमें एक एक्सेलेटर भी मिलाते हो जिसका नाम है ZBX, दैट इज नथिंग बट दी जिंक ब्यूटिल ज़ैनथेट। उसमें आप ये मिलाते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, रबर को वल्कनाइज कर देते हो, उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर देते हो फॉर प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो उसमें क्रॉस लिंकिंग बन जाती है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा साइट्स, एक्टिव साइट्स तैयार हो जाती है। तो अगर आपको रबर बैंड बनाना है फॉर मेकिंग पर्पज ऑफ रबर बैंड, वी हैव टू यूज ओनली 1 to 3% ऑफ सल्फर इन इट। पर अगर आपको टायर का रबर बनाना है तो उसमें आपको 3% से लेके
10% तक आपको सल्फर यूज़ करना है। और अगर आपको बैटरी केसेस बनाना है तो उसमें आप 20 से लेकर 30% सल्फर यूज़ कर सकते हो बेटा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में। उसके बाद वल्कनाइज रबर के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल रबर को कैसे बनाते हैं। अब नेचुरल रबर तो अपने आप बनता है, नेचर में बनता है, ये प्लांट से मिलाते हैं एज अ लैटिसिस के फॉर्म में, यानी बार्क ऑफ द ट्री से जो लैटिसिस निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल रबर। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रोसेस करके इसकी प्रॉपर्टी को हम एनहांस करने का प्रयास करेंगे। तो नेचुरल रबर में बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन, that is nothing but the 2-methyl 1,3-butadiene, 2-methyl 1,3-butadiene, that is nothing but the cis isoprene, दैट इज सिस आइसोप्रीन। तो सिस आइसोप्रीन को हम क्या बोलते हैं? 2-methyl 1,3-butadiene। और ये नेचुरल रबर में क्या रहता है? पाया जाता है। इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ 2-methyl 1,3-butadiene, दैट इज नथिंग बट दी सिस आइसोप्रीन इज नथिंग बट दी नेचुरल रबर। सो लीनियर पॉलीमर ऑफ दिस, लीनियर पॉलीमर of 2-methyl 1,3-butadiene, that is cis isoprene, is known as natural rubber. Is it clear? तो हम इसको नेचुरल रबर बोलते हैं एंड कॉल्ड एज cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। और इसको हम क्या बोलते हैं? cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नेचुरल रबर को याद कर सकते हो। उसके बाद नेचुरली अ गुट्टा पर्चा विच हैज अ झिग-झैग चेन फिटिंग इन वन अनदर, ठीक है, इट इज़ अ नॉन इलास्टिक एंड क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। ये नॉन इलास्टिक होता है ना, नेचुरल रबर आपका नॉन इलास्टिक होता है और क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, इसीलिए इसके ऊपर फिर प्रोसेस करके हम वल्कनाइज रबर को बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आपके सब इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स में 2 टाइप्स के इंपॉर्टेंट पॉलीमर हो गए। अब हम देखेंगे डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये हमारा अब लास्ट टॉपिक है, डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल बायो पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल भी बोल सकते हैं आप इसको, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब इसके बारे में थोड़ा हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है? तो बेटा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपको अगर पढ़ना है तो आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पता करने पड़ेगा। तो व्हाट इज मीन बाय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? द पॉलीमर विच अंडरगोज एनवायरमेंटल डिकम्पोजिशन, यानी आप अगर उसको एनवायरनमेंट में कहीं पे भी छोड़ देते हो तो उसको एनवायरमेंटली आप उसको डिकम्पोज कर सकते हो बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको अपने आप डिकम्पोज कर देते हैं विद इन अ सुटेबल पीरियड। एक लिमिटेड पीरियड होता है, उसमें वो क्या कर देते हैं, उसको डिग्रेडेड कर देते हैं एंड देयर प्रोडक्ट डू नॉट कॉजेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज नथिंग बट दी polymer which undergoes the environmental decomposition by microorganism within a suitable period and their product do not causes environmental issue is called as biodegradable polymer.
फॉर एग्जाम्पल पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, ब्यूटीरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, ये आपका क्या है बेटा, बायोडिग्रेडेबल क्या है, पॉलीमर है। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, VALERATE, तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट इज योर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं PBHV। क्या बोलते हैं बेटा, PBHV। दिस इज योर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बिकॉज ये इसका नाम क्या है, पॉलीब्यूटेरेट हाइड्रोक्सी वैलेरेट। दिस इज नथिंग बट दी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये अगर एनवायरनमेंट में रहता है तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनवायरनमेंट में, ये उसको इजीली डिकम्पोज करते हैं एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, और उसको डिकम्पोज करके जो भी सब्सटेंस बनता है उससे पोल्यूशन भी नहीं होता है, तो हम इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इज इट क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, नायलॉन टू नायलॉन 6, नायलॉन टू नायलॉन 6, that is nothing but the nylon 26, nylon 26, ये आपका अनदर एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर समझ गया है। अब है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी ऐसे पॉलीमर जो नेचर में जाने के बाद इजीली डिग्रेडेट नहीं होते, यानी होते ही नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डिग्रेडेट, तो हम उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो उसमें है पॉलीथीन है, पॉलीविनिल क्लोराइड है, ये आपके क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में आता है, नंबर 1 पॉलीथीन, पॉलीइथीन, बराबर है, या पॉलीथीन भी बोल सकते हो आप डायरेक्ट उसको, पॉलीथीन, एंड सेकंड है PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। तो ये क्या है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो इस तरीके से आपने आज का टॉपिक जो है वो देखा कि इसमें सबसे पहले हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स का प्रिपरेशन देखा, जिसमें हमने एडिशन पॉलीमर का प्रिपरेशन देखा, उसके बाद हमने कंडेंसेशन पॉलीमर का प्रिपरेशन देखा, उसके बाद हमने स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो होते हैं उसका प्रिपरेशन देखा, उसके बाद हमने क्या किया कि सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो टुडेज टॉपिक इज़ ओवर। ठीक है।